हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईआईटी जेईई मेन का एक सवाल जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा गया था। ये सवाल आया था सितंबर 2 के मॉर्निंग सेशन के पेपर में। तो आइए देखते हैं सवाल क्या है। अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। लेट पी एच कॉमा के बी अ पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x+2 इक्वल 0 नियरेस्ट टू द लाइन y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, देन द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट p इज ऑप्शन ए x प्लस 3y माइनस 62 इक्वल 0, ऑप्शन बी x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल 0, ऑप्शन सी x प्लस 3y प्लस 26 इक्वल 0 एंड ऑप्शन डी x माइनस 3y प्लस 22 इक्वल्स 0। Now, जब भी आप आईआईटी जेईई के एग्जाम में सवाल पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सवाल 2 से 3 बार पढ़ने चाहिए, जिससे आप जितने भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं वो सारे एक्सट्रैक्ट कर सके और एग्जैक्टली जान सके कि आपसे पूछा क्या गया है और आपको क्या सॉल्व करना है। तो आइए गौर से फिर से सवाल को देखते हैं। जो पहला इंफॉर्मेशन इस सवाल में दे रखा है, लेट पी एच कॉमा के बी अ पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x+2। मतलब एक पॉइंट और एक कर्व की बात कर रही है। पॉइंट का कोऑर्डिनेट h कॉमा के है, कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x+2। दूसरा इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है कि वो पॉइंट इज लाइंग नियरेस्ट टू द लाइन। एक वो जो पी एच कॉमा के है इज लाइंग नियरेस्ट टू दिस लाइन y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। ये दो इंफॉर्मेशन को आपको यूज करके क्या बताना है, देन द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट पी इज। तो कहीं ना कहीं आपको कर्व दे रखा है। जो कर्व है वो एग्जैक्टली exactly क्या है आप देख सकते हो। जो कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x+2 विच इज गोइंग टू बी अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन x। आपको पता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन x का ग्राफ कैसा बनता है, इट्स गोइंग टू बी अ पैराबोला। और आप देखते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा है, दैट इज 1 विच इज अ पॉजिटिव नंबर। तो ये एक अपवर्ड पैराबोला है। दूसरी चीज, जैसे ही आपको पता चलता है कि किसी भी दो कर्व के बीच में जो नियरेस्ट डिस्टेंस निकालना होता है उसके लिए कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो होता है कॉमन नॉर्मल। तो कहीं ना कहीं ये जो दो सवाल है वो डील कर रहा है पैराबोला और लाइन के बीच में, और वो जो लाइन है जिसके बीच में वो डिस्टेंस नियरेस्ट होगा वो एक कॉमन नॉर्मल है। तो कहीं ना कहीं आपसे इस सवाल में इक्वेशन ऑफ कॉमन नॉर्मल पूछा गया है, या आपसे पूछा गया है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी एच कॉमा के। तो जैसे ही सवाल को सॉल्व करने के लिए आपका जो पहला स्टेप होगा वो होगा कि चलो वो पैराबोला बना देते हैं। आपको पता है वो पैराबोला अपवर्ड है, तो आपने एक पैराबोला बना दिया। दूसरी चीज जो आपको दूसरा जो कर्व आपको दिया है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो आपने एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर दिया, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। नो आपको पता है जो पॉइंट P है वो लाई कर रहा है ऑन द कर्व ऑन द पैराबोला। तो आप देख सकते हैं आपका जो पॉइंट है h कॉमा के इज लाइंग ऑन द पैराबोला। लेकिन ये जो पॉइंट है दैट इज लाइंग नियरेस्ट टू दिस लाइन। सो पैराबोला में जो सबसे नियरेस्ट लाइन होगा दैट वुड लाई ऑन द कॉमन नॉर्मल। तो आप एक कॉमन नॉर्मल दोनों के बीच में ड्रॉ कर देंगे। और आपको पता है कि आपसे जो सवाल पूछा गया है, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस कॉमन नॉर्मल। आपको पता है कोई भी आपसे अगर पूछता है व्हाट इज नॉर्मल एट पी का डेफिनेशन क्या होता है, तो आपको पता होता है नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मींस कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे टेंजेंट चाहिए। आप यहाँ पे जो टेंजेंट बनाएंगे दैट इज गोइंग टू बी पैरेलल टू दिस लाइन। तो आप कह सकते हैं दिस टेंजेंट एट P इज पैरेलल टू दिस लाइन। इसका मतलब है कि आप ये भी कह सकते हैं द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज गोइंग टू बी 3। तो आप जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो आपका P दे रखा है वहां पे आपको टेंजेंट का स्लोप पता चल गया है, दैट इज 3। आपको दूसरी सवाल जो चैलेंज पार्ट आएगी वो कि आप पी एच कॉमा के की वैल्यू कैसे निकालें। तो एक और तरीका होता है किसी भी कर्व का स्लोप निकालने का कि उस पॉइंट के लिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दो। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पैराबोला को x से बोथ साइड डिफरेंशिएट करना होगा। तो आप जब डिफरेंशिएट करोगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x+2, तो आपको पता है y बन जाएगा dy बाई डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा 2x और 7x विल बिकम 7 एंड 2 विल इवेपोरेट। तो आप कह सकते हो dy बाई डी एक्स वुड बी 2x प्लस 7। अब आपको dy बाई डी एक्स एट p निकालना होगा। तो जब आप dy बाई डी एक्स एट p निकालेंगे तो x के बदले आप डाल देंगे h। तो आप कह सकते हैं dy बाई डी एक्स एट p इज 2h प्लस 7। तो कहीं ना कहीं आपको दो तरीके से स्लोप मिल चुका है टेंजेंट का, एक 2h प्लस 7 और एक 3। जब आप 2h प्लस 7 और 3 को इक्वेट करेंगे तो आप कॉरस्पॉन्डिंग h निकाल सकते हो। जैसे ही आपने h निकाला दैट इज गोइंग टू बी -2 बिकॉज 3 इक्वल्स 2h प्लस 7। इसको आप सॉल्व करते ही -2 ले आओगे। अब आपके पास h पॉइंट आ गया है, तो k पॉइंट निकालने के लिए, ऑर्डिनेट निकालने के लिए यू विल जस्ट पुट एब्सिसा इन द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो आप जैसे
h के बदले -2 डाल दोगे इस इक्वेशन में, x के बदले, यू विल गेट योर कॉरस्पॉन्डिंग k, दैट इज गोइंग टू बी -8। तो सक्सेसफुली आपने अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लिया। तो जब आपको इस इक्वेशन निकालना है तो जिसका आपको p निकल के आ गया है, तो आपकी दूसरी चीज क्या चाहिए? स्लोप ऑफ दिस लाइन। किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए आपको एक स्लोप और एक पॉइंट चाहिए होता है। और आपको पता है द स्लोप ऑफ टैंजेंट इज 3, और आपको पता है नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट एट p। तो आप कह सकते हैं द स्लोप ऑफ नॉर्मल इज गोइंग टू बी -1/3, क्योंकि दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है? -1। तो आप कह सकते हो द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट p इज -1/3। तो अब सवाल आपने सॉल्व कर दिया है, क्योंकि आपको पॉइंट भी मिल गया है और आपको स्लोप भी मिल गया है। तो आपको जस्ट इक्वेशन लिखना है जो पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म में डालेंगे। तो y माइनस -8 अपॉन x माइनस -2 इक्वल्स -1/3। इन दोनों को क्रॉस कर दीजिएगा एंड फाइनली यू विल गेट x प्लस 3y प्लस 26 इक्वल 0। नाउ इट्स द टाइम टू पिक द राइट ऑप्शन। जब आप ऑप्शन को देखोगे तो चारों ऑप्शन में आपको दिखेगा ऑप्शन सी इज x प्लस 3y प्लस 26 इक्वल्स 0, सो यू विल टिक द ऑप्शन सी। इस वीडियो में हम एक और सवाल करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो आईआईटी जेईई मेन 2020 के पेपर में आया था 2 सितंबर मॉर्निंग सेशन में। आइए देखते हैं सवाल क्या है। इफ यू रीड द क्वेश्चन रीड्स लाइक a line parallel to the straight line 2x minus y is equal to 0 is tangent to the hyperbola x square by 4 minus y square by 2 equals 1 at the point x1 comma y1, then x1 square plus 5y1 square is equal to option A 6, option B 8, option C 5, option D 10। जैसा कि आप जानते हैं सवाल को हमें एक बार और अच्छे से पढ़ना होगा सो दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। जो पहला इंफॉर्मेशन है वो आप देख सकते हैं, अ लाइन पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन 2x minus y equals 0। दूसरा इंफॉर्मेशन है दैट लाइन इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x1 y1। और आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है x1 स्क्वायर प्लस 5y1 स्क्वायर। तो आइए देखते हैं पहला जो इंफॉर्मेशन है, अ लाइन पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन 2x माइनस y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? मतलब ये जिस भी लाइन की बात कर रहा है उसका स्लोप दे दिया है। दूसरा इंफॉर्मेशन जो है इस टैंजेंट, मतलब दैट लाइन इज टैंजेंट टू द हाइपरबोला की भी इक्वेशन दे रखी है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 दे रखा है। तो कहीं ना कहीं आप इक्वेशन ऑफ टैंजेंट बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो इस सवाल में आपको करना क्या है? कहीं ना कहीं आपको जो इंफॉर्मेशन निकालना है वो x1 स्क्वायर प्लस 5y1 स्क्वायर है। मतलब x1 और y1 की आपको वैल्यू निकालनी है, मतलब आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको देखा है, पहला इंफॉर्मेशन है अ लाइन पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन 2x माइनस y इज इक्वल टू 0 इज टैंजेंट। तो मैं कह सकता हूं स्लोप ऑफ द टैंजेंट इज गोइंग टू बी 2, बिकॉज द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज गोइंग टू बी 2। दूसरी चीज है कि आपको जब हाइपरबोला दे रखा है, इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखा है x स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखा है x1 कॉमा y1, तो आपको इक्वेशन ऑफ टैंजेंट लिखना है। आई एम श्योर आपको पता है कि किसी भी 2 डिग्री इक्वेशन का आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 कॉमा y1 से टैंजेंट लिख सकते हैं बाय अप्लाइंग द रिजल्ट ऑफ t इज इक्वल टू 0। आई एम श्योर यू नो दैट। तो मैं t इज इक्वल टू 0 इसमें अप्लाई करूंगा। x स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स 1 में मैं x1 कॉमा y1 के रिलेशन के लिए t इज इक्वल टू 0 अप्लाई करूंगा। t इज इक्वल टू 0 ब्रीफली मैं बता देता हूं, किसी भी इक्वेशन का t इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है आप कांस्टेंट और कोफिशिएंट्स को बिना अनटच छोड़े हुए आपको x स्क्वायर को xx1, y स्क्वायर को yy1, x को x प्लस x1 बाई 2, y को y प्लस y1 बाई 2, xy को x1y प्लस x1 xy1 बाई 2, और कांस्टेंट और कोफिशिएंट को अनटच छोड़ के आप एज इट इज इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अगर मैं x स्क्वायर बाई 4 का t इज इक्वल टू 0 अप्लाई करूं तो x स्क्वायर बन जाएगा xx1 और y स्क्वायर बन जाएगा yy1, 4 और 2 एज इट इज रह जाएगा, 1 एज इट इज रह जाएगा। तो आप कह सकते हो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इज गोइंग टू बी xx1 बाई 4 माइनस yy1 बाई 2 is equal to 1. Now looking at this equation, I can find the slope of the tangent in terms of x1 comma x1 and y1. How we can do that? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का अगर आपको स्लोप निकालना है तो आप कह सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो आप कह सकते हैं कि अगर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट है x x1 by 4 माइनस y y1 by 2 इज इक्वल टू 1, तो आप कह सकते हैं माइनस x1 by 4 अपॉन माइनस y1 by 2 वुड बी द स्लोप। तो जब आप इसको करेंगे माइनस x1 by 4 अपॉन माइनस y1 by 2, तो इट वुड इवेंचुअली कम आउट टू बी x1 अपॉन 2y1।
आपको ऑलरेडी पता है कि स्लोप ऑलरेडी आपने दे रखा है कि दैट लाइन इज पैरेलल टू 2x माइनस वाई इक्वल 0, तो कहीं ना कहीं स्लोप इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर 2 दे रखा है, और आपने स्लोप इन टर्म्स ऑफ x1 y1 भी निकाल दिया है। तो आप कह सकते हो x1 by 2y1 would be equal to 2। तो इस रिलेशन से आप बिल्ड कर सकते हो कि इफ x1 upon 2y1 equals 2 then x1 is equal to 4y1। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपने अभी निकाला कि x1 is equal to 4y1। अब दूसरी चीज जो आप जानते हो कि x1 comma y1 is a point of contact at the hyperbola this, which means x1 y1 will satisfy this equation। तो मैं क्या कर सकता हूं, x1 y1 मैं इसमें फ्यूज कर सकता हूं। सो व्हाट I'll get x1 स्क्वायर बाई 4 माइनस y1 स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स 1। और एक इंफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है कि x1 इज इक्वल टू 4y1। तो मैं क्या करूंगा, x1 को मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा 4y1 में इन दिस इक्वेशन। अगर मैं करूंगा तो व्हाट I'll get 4y1 स्क्वायर अपॉन 4 माइनस y1 स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स 1। इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैं y1 स्क्वायर की वैल्यू निकाल दूंगा, विच इज गोइंग टू बी 2/7। मैंने y1 स्क्वायर निकाल दिया तो x1 स्क्वायर भी मैं निकाल सकता हूं। जस्ट आई नो इफ x1 इज 4y1 तो x1 स्क्वायर इज गोइंग टू बी 16y1 स्क्वायर। तो मैं इसको 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट माय x1 स्क्वायर। तो आपके पास x1 स्क्वायर भी आ गया और y1 स्क्वायर भी आ गया। नाउ यू नीड टू फाइंड x1 स्क्वायर प्लस 5y1 स्क्वायर। तो x1 स्क्वायर क्या है आपका 32/7, 5y1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 10/7, 32/7 प्लस 10/7 क्या होगा 42/7 विच इज गोइंग टू बी 6। तो आपके आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन 6 है। सो इफ यू लुक इनटू द सी, ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द योर आंसर। इस वीडियो में हम एक और सवाल देखेंगे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, जो जेईई मेन 2020 के 2 सितंबर के मॉर्निंग सेशन में आया था। तो आइए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, और सवाल देखिए पढ़ते हैं। The number of integral values of k for which the line 3x plus 4y equals k intersects the circle x square plus y square minus 2x minus 4y plus 4 is equal to 0 at two distinct points is। तो अगर मुझे, जैसा कि आपको मैंने बताया है कि क्वेश्चन को आपको 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए जिससे आप सारे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सको। तो जो पहला इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज में, जो सबसे पहला इंफॉर्मेशन आपके ध्यान में जाएगा कि वो एक लाइन दे रखा है, दैट इज 3x प्लस 4y इक्वल्स के। यहाँ पे ध्यान रखिएगा वो जो कॉन्स्टेंट है वो के दे रखा है। दूसरा इंफॉर्मेशन है आपका एक सर्कल दे रखा है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और तीसरी इंफॉर्मेशन जो है कि वो जो लाइन है इस सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रही है, और आपको नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के बताने हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये लाइन कब सीकेंड बन रहा है, कंडीशन फॉर दिस लाइन टू बिकम अ सीकेंड। आपको पता है कि किसी भी सर्कल और लाइन के बीच में 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। या तो वो लाइन उस सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रहा होगा, या तो वो लाइन उस सर्कल के लिए टेंजेंट होगा, या तो वो लाइन टोटली उसके आउटसाइड होगा। आपको पता है सेंटर से किसी भी लाइन की दूरी आप सीधे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो अगर वो लाइन अगर 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो D वुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन R। उसी तरीके से अगर वो लाइन टैंजेंट बन रहा है तो आप कह सकते हो द डिस्टेंस इज गोइंग टू बी इक्वल टू द रेडियस। और वो अगर आउटसाइड है तो आप कह सकते हो D वुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन R। तो ये आपको कंडीशन ऑफ ये तीनों लाइन की कंडीशंस आपको पता है कि इफ R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इज पॉजिटिव इट मींस दैट लाइन इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। आपको पता है कि अगर वो R और D बराबर हो गए, मतलब R स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर, देन इट मींस लाइन टचेज एट द पॉइंट। और अगर डिस्टेंस ज्यादा बड़ा हो गया है तो इसका मतलब R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0। तो आप कह सकते हो वो लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट और टच द सर्कल। सर्कल को अगर देखें तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। किसी भी सर्कल को का जनरल इक्वेशन देख के आप उसका सेंटर बता सकते हो, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय -2 एंड कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइड बाय -2 गिव्स यू द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। और अगर उसका रेडियस निकाला जाए तो आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो आप देख सकते हो सेंटर आपका निकल के आएगा -2 डिवाइड बाय -2 इज 1, -4 डिवाइड बाय -2 इज गोइंग टू बी 2, दैट इज 1, 2। और अगर आपसे रेडियस पूछा जाए तो आप कह सकते हो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 4 माइनस सी दैट इज 4, सो दैट इज गोइंग टू बी 1। तो आप कह सकते हो रेडियस इज गोइंग टू बी 1। सो दिस सर्कल हैज सेंटर 1, 2 एंड रेडियस 1। तो कहीं ना कहीं आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखा है और सेंटर आपको पता चल गया है, तो आपको सेंटर और लाइन के बीच की दूरी निकालनी होगी। तो अगर आप इक्वेशन ऑफ लाइन देखेंगे तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू k है।
तो अगर मैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू k और 1 बाउंड और 1, 2 के बीच में दूरी निकालो, तो आपको पता है किसी भी पॉइंट को x1, y1 अगर किसी लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की दूरी निकालनी है, तो आप कहते हो मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे भी लगाएंगे, तो आप कह सकते हो d इज गोइंग टू बी 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 माइनस के अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्योंकि आप 3x में x का 1 डाल दिया, 4y में y का 2 डाल दिया, k को इधर लाया आपने माइनस के डाल दिया। अब मॉड है तो मॉड को रिमूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर ले सकते हो। तो आप कह सकते हो डी स्क्वायर इज गोइंग टू बी 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 माइनस के स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आप कह सकते हैं 3 प्लस 8 11 माइनस के। तो आप ये भी कह सकते हैं कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू 11 माइनस के होल स्क्वायर अपॉन 25। तो आपने डिस्टेंस निकाल दिया है, और आपको दूसरी चीज जो इंफॉर्मेशन पता है कि अगर वो लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू के कब इसको 2 पॉइंट पे कट करेगी, जब आर स्क्वायर वुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डी स्क्वायर, और आपको रेडियस ऑलरेडी पता है दैट इज 1। तो अब आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। क्या इक्वेशन होगा, 1 स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 11 माइनस के होल स्क्वायर अपॉन 25। अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आप कह सकते हो कि 1 स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 11 minus k whole square upon 25. Since 25 is a positive number, what I can do? I can multiply both side, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नंबर को दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता। तो आप कह सकते हो 25 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 11 माइनस के होल स्क्वायर। आपको ये भी पता है कि अगर मैं आपको बोलूं इफ एक्स स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए स्क्वायर, इफ एक्स स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली लेस देन ए स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है, x इज लाइंग बिटवीन माइनस ए टू ए। तो सेम लॉजिक आप अप्लाई कर सकते हो कि इफ 11 माइनस के स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली लेस देन 25, देन यू कैन से 11 माइनस के वुड लाई बिटवीन माइनस 5 टू 5। एट द सेम टाइम आप यहाँ पे देख रहे हो 11 माइनस के, आपको ये निकालना है तो क्या मैं कर सकता हूँ, मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। आपको पता है रूल ऑफ इनइक्वालिटी में कि अगर आप कभी भी किसी भी साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाती है। तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -5 बन जाता है, 5 -5 बन जाता है, 11 माइनस के k -11 बन जाता है, और इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो आप कह सकते हो k -11 इज लाइंग बिटवीन -5 to 5। नाउ टू get this thing free from all the constant and make it k, I can add 11 to all the three sides. तो जब 5 plus 11, k minus 11 plus 11 और minus 5 plus 11, तो I can say k is lying between 6 and 16। आपसे पूछा गया है all the possible integral values of k, तो आपको ये पता चल चुका है कि k 6 से बड़ा है और 6 से बड़ा है और 16 से छोटा है और स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, तो 6 और 16 will not be included, क्योंकि क्या लिखा था, द लाइन एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो क्या क्या पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज इसको जस्टिफाई करेगी, तो आप कह सकते हो 7, 8, 9 अप टू 15, और 7 to 15 जितने नेचुरल नंबर्स हैं वो कितने हैं, दैट इज गोइंग टू बी 9। सो आपसे पूछा गया था नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच दिस लाइन बिकम्स द कॉर्ड, राइट। तो आप कह सकते हो द आंसर इज गोइंग टू बी 9.00, राइट। आप जब फॉर्मेट देखोगे जब IIT JEE मेन का सवाल में, तो आपको इंस्ट्रक्शंस दिया होगा, दे विल ऑलवेज टेल यू हाउ टू राइट द आंसर। आइए एक सवाल और देखते हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसका सॉल्यूशन हम शेयर करेंगे। ये सवाल पूछा गया था सेम डे September 2 के इवनिंग सेशन पेपर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। सवाल है द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल inscribed in the parabola y square is equal to 8x with one of its vertices on the vertex of this parabola is option A 192 root 3, option B 256 root 3, option C 64 root 3, option D 128 root 3। तो ये सवाल पैराबोला से है, तो आई एम श्योर आप इसको सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, सारे इन्फॉर्मेशन को अच्छे से एक्सट्रैक्ट करना है और ठंडे दिमाग से इसको सॉल्व करना है। दिस इज गोइंग टू बी एन ईजी प्रॉब्लम। ओके बच्चों, मीट यू इन द नेक्स्ट सॉल्यूशन।